हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। गाइस, अगर आप पत्थर से टकराओगे नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। तो अपने आप को टेस्ट करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को देख लिया था। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। इसमें से जो पोर्शन डिलीट किया गया है वो ओर एंड उसका रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन वाला किया गया है। तो अभी इसमें हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पिछले लेक्चर में मैंने जाते जाते आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज यहाँ पर पूरी परत दर परत हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक पॉइंट के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे यूजफुल होती है, कैसे काम करती है, क्या ज़रूरत है उसकी। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो एक बार फिर से जहाँ पर हमने लेक्चर को छोड़ा था, आज वहीं से लेक्चर को शुरुआत करते हैं। कहाँ छोड़ा था? रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो एक बार देख लेते हैं। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से, वहाँ पर आपको क्या बोला गया था, इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता दिया गया था कि किस तरीके से हम लोगों को इनको इसी फॉर्म में लर्न कर लेना है। क्या बोला था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हम्बल कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। बात क्लियर है आप लोगों को? ये चीज़ें ध्यान रखनी है। होता क्या है, जो ऊपर वाले एलिमेंट है, कुछ ये वाले एलिमेंट, तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। मतलब किसी भी चीज़ को देखेंगे रिएक्ट कर देंगे। ये वाले थोड़े लो, ये वाले और लो। बात क्लियर हो रही है? और ये वाले लगभग बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ये सब बात किसकी चल रही है अभी? रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे एलिमेंट है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब और एक और फ़ायदा क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक और जो फ़ायदा होता है हमारा वो ये होता है कि सपोज़ अगर पोटेशियम ने कोई रिएक्शन की और करने के बाद कुछ कंपाउंड बना लिया उसने, अब अगर एल्यूमिनियम वहाँ पर पहुँचा तो ये तो भैया बहुत रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस नहीं करने देगा। अगर एल्यूमिनियम पहले से रिएक्शन कर चुका है और पोटेशियम को देखा तो ये डर के भागेगा एल्यूमिनियम। पूरी चीज़ें आपको रिएक्शन के फॉर्म में अभी समझाने वाले हैं, किस तरीके से ये पूरी चीज़ें होने वाली है, कौन किसको रिप्लेस करेगा। चैप्टर नंबर 1 याद आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता था। वहाँ पर बोला था कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया। वहाँ पर आपको समझ नहीं आया था कि रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, ये आखिर होती क्या है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं जहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा वहाँ पर, और वहीं पर हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। बात क्लियर हो रही है? आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका है अभी तक रिएक्टिविटी सीरीज का। आपसे क्या बोला था, हर एक परत दर परत पूरी बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी पूरी बातें आगे होने वाली हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? आगे चलें। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। पर इनको बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है मेटल में और नॉन मेटल में। आप लोगों ने क्लास 9th में वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ रखा है। बात क्लियर हो रही है? अगर आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि उसके ऊपर वीडियो आनी चाहिए, तो हम लोग उस पर वीडियो भी देंगे। अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करते हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर, ये क्या बला आ गई भाई, ये क्या नई चीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मेटल के और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नॉन मेटल के, और अभी इसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं यहीं पर। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए मैंने मेटल और नॉन मेटल के। तो ये क्या लिखा हुआ है इनका? एटॉमिक नंबर, सभी का एटॉमिक नंबर। बात क्लियर है? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जरा देखते हैं इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, मेटल और नॉन मेटल। आपको पता है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं लास्ट सेल में? 8 नंबर। तो या तो ये 7 कहीं से लेकर आए या फिर एक अपना किसी को दे दे।
साथ लाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए ये प्रेफर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे जिसको ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है, ये 2 लूज़ कर देता है, ये 3 कर देता है, क्योंकि इसको भी कितने चाहिए, 5 चाहिए, या तो इसके पास 5 आ जाए या ये 3 लूज़ कर दे। तो इसको प्रेफर क्या करता है, ये 3 को लूज़ करना, क्योंकि 5 क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कोई इतनी आसानी से नहीं देता है, तो ये क्या करता है, खुद ही दे देता है कि भाई 3 मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लो पर मुझे स्टेबल कर दो। बात क्लियर हो रही है। नॉन मेटल में क्या होता है, ये 5, इसको 3 चाहिए, 3 इसको मिल जाते हैं, इसको 2, इसको 1, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कम थे, देने ज़्यादा पड़ते, उसको 5 देने पड़ते, पर इसने 3 ले लिए, तो इसके लास्ट वाले सेल में क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल। यानी कि हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि मेटल जो भी होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। बात क्लियर है क्या यहाँ पर। और जो भी हमारे नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बात क्लियर है क्या यहाँ पर। तो हमारे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बात क्लियर हो रही है। चलो कुछ आगे कुछ और बात करते हैं। अब जो हमारे आयंस होते हैं, आयंस क्या, जो अभी देखा ना आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दिया, तो जब देता है ना जो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, और जो लेने वाला होता है वो नेगेटिव में। भाई आपने किसी से कर्जा ले लिया तो आप नेगेटिव में आ गए ना, क्योंकि आपको लौटाना पड़ेगा उस चीज़ को। अभी तो आपने ले लिया, बहुत मज़े आ रहे हैं भाई, गए आराम से शॉपिंग की, सब कुछ मज़े कर रहे हैं एकदम। जब बात देने की आई तो क्या पता चला आपको कि आपने वो कर्जा लिया था, आपने किसी से बोरो किया था पैसा, तो अब आपको वो देना पड़ेगा, तो आप क्या है, नेगेटिव में हैं। तो 2 तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए आपके होते हैं। बात क्लियर है। और ये कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। और एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर है क्या। चलो आगे देखते हैं अब, और क्या क्या जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब बात करते हैं, आपसे जब बोला था कि जब एसिड और बेस पढ़ा रहे थे, वहां पर क्या हुआ था, एसिड और बेस की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराई थी, ऑक्साइड्स के साथ, मेटल के ऑक्साइड। तब वहां पर आपको कुछ बोला था ना कि जो भी ऑक्साइड होता है मेटल का, वो किस नेचर का होता है, आपका बेसिक नेचर का होता है। वो चीज़ आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, वो किस तरीके से ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे हम लोग बोल देते हैं कि बेसिक नेचर का है या आपका एसिडिक नेचर का है। ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देखते हैं, ये कुछ ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पर कुछ मेटल के ऑक्साइड है, जैसे ZnO हो गया, ये क्या है, मेटल है। बात क्लियर है। ये देखो नॉन मेटल है। बात क्लियर है। तो ये मेटल के ऑक्साइड क्या है, CaO, ZnO, BaO। इनको जब हमने पानी में डाला ना, तो क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये आपका बन गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH माइनस सभी से मिल रहा है, हमें मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारे बेसिक। यहाँ पर देखो जब आप पानी में डाला ना, तो ये सारे एसिड बन गए, क्या मिलने वाला है, H+। बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनको जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो वो एक तरीके से क्या होगा, हमारे बेस। बात क्लियर हो गई। आज आप लोगों को जवाब मिल गया। आपसे जो चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस में बोला गया था कि भाई ये जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आज बात क्लियर है। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अभी एसिड और बेस की रिएक्शन देख सकते हैं, वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। नॉन मेटल में क्या देखा हम लोगों ने कि ये किस तरीके के होते हैं, एसिडिक। यहाँ पर बात क्लियर है क्या, एसिडिक। पर आपको जरा ले चलते हैं एक और चीज़ पर, पानी। याद आया, ये क्या होता है, न्यूट्रल। आप लोग ये याद रखेंगे कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है H2O, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल है। ये बात क्लियर हो रही है क्या। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और जान लेते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या है, देख लिया था कि भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस करा दिया, इस तरीके से हो गया। तो पहले एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं कि वो होती क्या है। तो कुछ इस तरीके से होती है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बात क्लियर है क्या। अब समझ में आ रहा है ना कि लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव क्या होता है। देख लो यहाँ पर आपसे बोला था जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपकी। कुछ इस तरीके से
यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शन आप लोगों के लिए लिखी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पर एक पिक्चर क्लियर हो जाए रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर। यहाँ पर क्या क्या लिया गया है, Zn और यहाँ पर फेरस सल्फेट। ये क्या है, अभी तक आप लोग क्या तुरंत देखा, हाँ ठीक है भाई Zn ने रिप्लेस कर दिया इसको, यहाँ पर आयरन ने रिप्लेस कर दिया, आप सबको रिप्लेस कराते रहते थे। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आपको एक आइडिया देगी कौन किसको रिप्लेस करने की दम रखता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जिंक। यहाँ पर नोट करो सबसे पहले जिंक को, उसके बाद क्या है यहाँ पर आयरन सल्फेट, ये आयरन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इन दोनों में से, Zn। यहाँ पर रिएक्टिव हुआ ना Zn, तो ये क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। बात बिल्कुल सही है, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दूसरी बार में क्या हुआ, अब जरा यहाँ पर देखो कि सॉल्यूशन में कौन है, Zn, और अकेला कौन है, Fe। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Zn, पर Zn तो पहले से रिएक्शन कर चुका है। अब आयरन आया इससे बात करने के भाई मैं तुझे रिप्लेस कर दूंगा, पर ये तो भैया पहले से रिएक्टिव है, आपसे बोला था ना जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस होने वाला नहीं है। तो ये क्या डिस्प्लेस होगा क्या Zn अपने सॉल्यूशन में, बिल्कुल नहीं। तो ये रिएक्शन होगी क्या, बिल्कुल नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज ने हमें क्या बता दिया, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दी कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। केमिस्ट्री में कई बार होता है ना, रिएक्शन होते हुए सब कुछ लगता है कि सारी रिएक्शन हो सकती है, पर जब हम लोग करने जाते हैं तो कुछ रिएक्शन होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। चलो और बात करते हैं यहाँ पर। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, Zn और Cu को ले लिया। Zn यहाँ पर था, Cu यहाँ पर है। बात क्लियर है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn। तो Zn क्या है, अकेला आएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। Zn जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या था, कॉपर और फेरस सल्फेट, ठीक है, इसको ले लिया हमने। ये हो गया आयरन आपका, ये हो गया कॉपर। ज़्यादा रिएक्टिव कौन, आयरन। बात क्लियर है। कम रिएक्टिव कौन, Cu बोलेगा हम तुम्हें बाहर निकालने आ रहे हैं, ये बोलेगा तुम खुद ही निकल जाओगे, धुएं निकाल देंगे हम तुम्हारे। बात क्लियर है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि रिएक्शन किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके से नहीं होने वाली है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक बार हमने और अच्छे से खोल दिया है पूरे चारों तरफ से, कहाँ से क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेते हुए। अब देखते हैं कि जो मेटल की रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ किस तरीके से होती हैं। यहाँ पर फिर से रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा रोल आता है, तो देख लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा जल्दी पानी से रिएक्ट कर लेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो देर लगाएगा, हो सकता है वो नहीं भी करे। तो क्या कब क्या चीज़ होगी नहीं होगी, किस तरीके से होगी, बोलो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मेटल को पहले पानी में डाला तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेटल को पानी में डाला, जब मेटल को पानी में डाला तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पर जो मेटल का ऑक्साइड बनता है ना वो बहुत शरारती टाइप का आदमी है, यहीं तक नहीं रुकता, वो पानी के साथ एक बार और रिएक्ट कर लेता है। तो क्या रिएक्ट करके बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो गया, तो मेटल प्लस वाटर इक्वल टू क्या बना आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या ये सब में होता है क्या, बात सोचने वाली है ये ना। क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सभी लोग ऐसा करेंगे, आपसे क्या बोला था, जहां पर होगा एक्सेप्शन वो बनेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन। एक्सेप्शन क्वेश्चन, एग्जामिनर की नज़र तुरंत एक्सेप्शन पर जाती है। यहाँ पर देखते हैं आप किस तरीके से रिएक्शन होंगे। तो जो मेटल जैसे कि हो गई हमारी पोटेशियम और सोडियम, देखो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ये रिएक्ट करती बहुत वायलेंटली, मतलब कि कोल्ड वाटर ठंडा पानी है ना उसके साथ भी रिएक्शन कर देती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। मतलब कि क्या होता है, जब सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला ना तो क्या बना आपका, हाइड्रोक्साइड तो बन गया, बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन निकल गई, बहुत अच्छी बात। पर ये जो हीट निकली ना ये तो भैया बवाल ही मचा देती है, बवाल, समझ रहे हो आप। मतलब कि ये हाइड्रोजन में आग लगवा देती है, किसमें, ठंडे पानी में भी लगा देती है, तो गर्म में तो लगने वाली है। बात क्लियर हो रही है। तो कौन कर देता है ऐसा,
सोडियम और आपका पोटेशियम। तो आप समझ गए ना कि जो ज़्यादा ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन करेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगा। अब और देखते हैं कुछ और मेटल हैं वो किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। यहाँ पर देखो जरा, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब कि उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, मतलब कि हीट निकलेगी, ये नहीं बोला जा रहा कि हीट नहीं निकलेगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी कि वो हाइड्रोजन को आग लगवा सके। बात क्लियर है क्या? अब देखते हैं और क्या कैल्शियम के साथ एक्स्ट्रा होता है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब कि जो कैल्शियम होता है ना, जब आप पानी में डालेंगे तो कुछ बबल से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल जो फॉर्म्स होते हैं उसके साथ मेटल जो है स्टिक करके सरफेस पर फ्लोट करती है। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगी नहीं भैया, इसको क्या चाहिए, हॉट वाटर, समझ रहे हो, गरम गरम पानी, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी क्या होता है, जैसा कैल्शियम का बताया ऐसे ही मैग्नीशियम का होता है, ये भी फ्लोट करने लगता है, जो हाइड्रोजन निकलती है उसके साथ मेटल स्टिक करके फ्लोट करने लगता है। अब और क्या होती है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और ठंडा वाटर। तो आप बोलोगे ना तो ठंडे से कर रहा ना गर्म से कर रहा, तो करेगा नहीं, क्या करेगा, अब इतनी क्या जल्दी है, करवा देते हैं आपके लिए रिएक्शन, आपके लिए बिल्कुल सुविधा रहेगी, करवाते हैं। किसके साथ करेगा, ये करेगा स्टीम के साथ, समझ रहे हो ना, बाष्प जो भाप बन के निकलता है ना पानी, उसके साथ करेगा। उसके पास दो हीट आ जाती हैं आपकी, ठीक है, एक गुप्त ऊष्मा जो बोलते हैं ना, लेटेंट हीट के फॉर्म में भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, तो उसके पास डबल हीट होती है, इसलिए वो रिएक्शन करवा देता है एल्यूमिनियम को इस तरीके से। यहाँ पर बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे स्टीम हो, कुछ भी हो, उन्हें मतलब नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करेंगी। उन मेटल्स में कौन कौन लोग आते हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बात क्लियर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी कुछ अलग होता है वो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपसे जैसे बोला मेटल और नॉन मेटल कुछ भी हो, ऑक्साइड बनाएगा, वो बनाएगा, तो वो किस तरीके के नेचर के ऑक्साइड होते हैं हम लोग अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, तो जल्दी से इनको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, बेसिक ऑक्साइड। आप लोगों को पता ही है बेसिक ऑक्साइड बनता है, तो इसकी जल्दी से एक कोई एग्जाम्पल ले लो यार, जल्दी ले लो, कोई भी मेटल ले ली, सोडियम ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा, Na2O। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन बनाता है, पहले तो ये जान लो, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। अब होता क्या है, इनके जब ऑक्साइड बनते हैं ये लोग दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी एसिडिक हो जाएंगे कभी बेसिक हो जाएंगे। तो भैया ये क्या हो गया, अभी आप बोल रहे थे कि बेसिक होता है, पर यहाँ तो दोनों बन रहे हैं और दोनों बन भी रहे हैं, तो कैसे बनते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो अभी आपको समझा देते हैं, ज़रा देखो। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, HCl, जानते ही हो आप क्या है, ये एसिड। बात क्लियर है, तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करा तो ये इसने क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बना दिया, और ये कौन सी अभिक्रिया होती थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर एक एसिड है दूसरा में पता नहीं है क्या है, तो वो क्या हो गया, बेस। बात क्लियर हो रही है क्या, इस तरीके से अगर ए किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ बनती है सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये क्या होगा, एसिड। बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने दूसरी बार में क्या लिया, एक बेस लिया, हमें पता था, उसके साथ जब रिएक्शन कराया, सोडियम एल्यूमिनेट बना था, हमारा बना था ना ये रिएक्शन में, तो ये क्या हो गया अपने आप, एसिड। मतलब कि जब एसिड लिया तो बेस बन गया, जब बेस लिया तो एसिड बन गया। एक कंडीशंस के हिसाब से जब इस तरीके से ऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब कि जब वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो कराता है तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात क्लियर है। अब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल, जो मैं अभी आपको बताया है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो रहे हैं आपके एसिडिक। न्यूट्रल का एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है, H2O का है। यहाँ पर बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रिएक्शन ऑफ मेटल जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है, मतलब कि जो मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा
आप लोगों को समझने के लिए। आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी यार, केमिस्ट्री समझ आएगी कि होता क्या है। तो अब बात करते हैं हम लोग मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी आपको, जो वैलेंसी को लेकर आप लोगों को दिक्कत आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक बार थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और ये गारंटी है आपकी कि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत मज़े आने वाले हैं केमिस्ट्री में यार, बस एक बार देखते जाओ साथ में, ठीक है। तो देखते हैं मेटल और नॉन मेटल को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। पर सॉल्ट तक तो बात ठीक थी भैया, ये क्या कर दिया यहाँ पर सर आपने, आयोनिक कंपाउंड, ये क्या बला आ गई नहीं, अभी तक तो पता नहीं था। पता तो आपको है, क्लास 9th में पढ़ा था आपने आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आपकी होती हैं और किस तरीके से यहाँ पर होने वाली हैं। चलो पहले एक एग्जाम्पल लेके आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, Na लिया, Cl लिया, NaCl बन गया। सर पता है हमें तो कि NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब आप क्या नई चीज़ बताने वाले हो, तो देख लो एक बार हम नई चीज़ क्या बताने वाले हैं। यहाँ पर क्या था, Na, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल चुका है, क्या है इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, आपको इसका भी पता चल चुका है। बात क्लियर है क्या। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, याद आ रहा है ना, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये देता कितने हैं, एक, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चलो जल्दी से फिर एक दूसरे को ट्रांसफर करवा दो भाई, यहाँ पे दे दिए। तो ये क्या हो गया, Na+, और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 2, 8। ये क्या हो गया, क्लोरीन माइनस, इसके पास क्या होगा, 2, 8, 8। यहाँ तक बात क्लियर थी। अब हुआ क्या, Na ने बोला जब भाई हमने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो थोड़े पास आओ ना यार, थोड़ा सा बॉन्ड बनाओ ना यार। बात क्लियर हो रही है क्या। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो क्या होता है, आपके बीच में दोस्ती बढ़ती है, चीज़ें और ज़्यादा मुलाकातें होती हैं। तो ऐसी तो इनकी दोस्ती चल रही है, मुलाकात चल रही है। अब वहाँ पे मत जाओ, आप वापस आ जाओ, दोस्ती तक की बात रहनी है। क्लियर है बात। चलो Na आया, Cl आया, आए दोनों पास पास, बना दिया बॉन्ड दोनों ने। ये कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये बंधा हुआ है बॉन्ड। बात यहाँ पर क्लियर, समझते जाओ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हुआ है, ट्रांसफर। मतलब कि अब Na के पास वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, उसने दे दिया तो दे दिया। कुछ कंपाउंड जो शेयरिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और जो डायरेक्ट ट्रांसफर, सीधा इलेक्ट्रॉन चला गया, अपने पास अब कुछ बचा नहीं, ऐसे को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। NaCl मॉलिक्यूल बन चुका है यहाँ पर, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर करके दिखा देते इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया। देख लो भैया कैसे मूव किया इलेक्ट्रॉन, जरा करवा दो। Na था 281, यहाँ पर था 281 ये, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ये दे दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन अलग निकल गया, तो क्या बचा, 2, 8। बात क्लियर है। सोडियम कैटायन बन गया। आपसे बोला था ना, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन। हर एक चीज़ हर एक जगह लिंक होगी, मैं जहाँ जहाँ जरूरत होगी आपको बताते जाऊँगा। बात क्लियर हो रही है क्या, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोगों को चीज़ें सीखते जाना है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ पर आया, क्लोरीन के पास। बात बताई थी ना, आपने किसी के पास कुछ दिया, उसने कुछ लिया, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन आ गया वो वाला जो क्लोरीन के पास बात करने आया है, बात कर ली, 288। बात क्लियर हो गई, ऑक्टेट पूरा, इसको आ गए मजे। अब देखो जरा, ये था सोडियम का इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ पहुँच गया, क्लोरीन के पास, ये दिख रहा है ना, ये आ गया। और जब आया ना पास तो क्या बोला, अब भाई बातें नहीं, थोड़ी दोस्ती भी बढ़ेगी ना, ये बढ़ गई दोस्ती, बन गया NaCl। बात क्लियर है क्या। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, यहाँ पर क्या है, Mg के पास क्या होते हैं, 282, आपको बताया था अभी, 282। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भैया, निकाल दिए इसने, क्या बचा, 28, बन गया इसका ऑक्टेट पूरा। बात क्लियर हो रही है क्या, बिल्कुल आराम से समझना है, लाइटली। आपसे पहली क्लास में बोला था एकदम माहौल को रखेंगे हम लोग नॉर्मल, चिल आउट करते हुए एकदम मस्त तरीके से केमिस्ट्री समझेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने टेंशन ली आपकी हवाइयाँ हो जाएंगी। इसलिए मस्त रह के एकदम चीज़ों को समझना है, पर ऐसा भी ना हो कि बस मस्ती हो गए, चीज़ें आप समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मस्त भी रहो, चीज़ें भी समझो अच्छे से। अब देखो यहाँ पर
जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास आया, एक और क्लोरीन होगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो भी Cl-। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन दिख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास आ गया। देखो आप इस तरीके से 2 क्लोरीन है, एक इस वाले क्लोरीन के पास, एक और जो ट्वाइस है ना 2 क्लोरीन, तो ये इस तरीके से, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कंपाउंड कौन से बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। बात क्लियर हो रही है? जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा बनेगा कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। कोवैलेंट बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग शेयरिंग से नहीं बन रहे, ये लोग ट्रांसफर से बन रहे हैं। एक बार जो दे दिया इलेक्ट्रॉन वो दे दिया, बोलते हैं ना एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी फिर तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता हूँ, ऐसी बात यहाँ पर है। एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो चला गया, फिर दिमाग नहीं लगाना है क्या हो रहा है क्या नहीं। जबकि शेयरिंग में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके साथ रहता है, उसके दूसरे के साथ वो शेयर करता है अपना, उसके पास तो रहता ही रहता है। यहाँ पर क्या है, सीधा ट्रांसफर होता है। यहाँ तक भी बात क्लियर थी। बात ये सब अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या फिल्म चल रही है। बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल हो गया है, नॉन मेटल के होते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, पानी में डालने पर क्या होता है मेटल नॉन मेटल का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो किस पर डिपेंड करता था, रिएक्टिविटी सीरीज। उसको हमेशा अपने जहन में बनाकर रखना है। बात क्लियर है क्या? तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया, आयोनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लिया कि ये लोग किसके द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बिल्कुल नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनते हैं हमारे आयोनिक जो भी कंपाउंड होते हैं। अब क्या है ना कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं कि भाई जो आयोनिक कंपाउंड हमने बना लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखते हैं हम लोग फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस वो किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। तो एक बार देख लो यहाँ पर, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। मतलब कि क्या बोला यहाँ पर कि सॉलिड तो होते ही होते हैं, साथ में कहीं कहीं वो हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? बोला था ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो फोर्स होता है ना, बहुत अट्रैक्शन बॉन्ड बनता है भैया, टूटे नहीं टूटता है। फेविकॉल का जोड़ है, एक बार चिपक गया तो चिपक गया। बात क्लियर है क्या? किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, Na+Cl-। समझ आ रही है बात? गुड। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये खिंचते ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा खिंचने के बाद इनका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। इतना आप लोगों को नहीं सोचना है, आप बस ये जानिए कि ये लोग टूटते जो है ना, खिंचते नहीं है। ये जब ज़्यादा दम लगाओगे तो ये टूट ही जाएंगे। आपने देखी होगी पेंसिल सीधा टूट जाती है। क्लियर? ओके, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनके पास क्या होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? अगेन द रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी के वजह से क्या होता है, बॉन्ड इतना टाइट होता है कि आप गर्म भी करोगे ना तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। बात क्लियर हो रही है क्या? गुड। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। यानी कि ये पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाएंगे, आपके सॉल्युबल होते हैं, पर आप केरोसिन और पेट्रोल में जब घोलोगे तो ये नहीं घुलेंगे। क्लियर है बात? अगला देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसका प्रभाव कैसे होता है देख लो जरा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रवाहित करवाते हो ना, ट्रांसफ़र करवाते हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पर मूवमेंट होता है चार्ज का। जब भी एक चार्ज ट्रैवल करते हुए दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब भी मूवमेंट होता है चार्ज का तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहती बहती है। क्लियर है बात? अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। जब पानी में डालोगे ना आप आयनिक कंपाउंड को, और क्या होगा उसमें, आयंस के रूप में वो टूट जाएंगे, तो आप जब भी तार डालोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये किस तरीके से हो रहा है, आप नॉर्मली जब भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो कैसे फ्लो करवाते हैं कि आयंस पहले टूट जाते हैं, Na+Cl-। आपको पता है NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। Na+ में टूटा, Cl- में टूटा, और जब आप डालोगे पानी
तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो फ्लो हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो रही है क्या? तो आप लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्साइड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, वाटर किस तरीके से बिहेव करता है, जितनी भी सारी चीज़ें किस तरीके से बिहेव करती हैं, कैसे उन चीज़ों का प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, वो सब आप लोगों ने देख लिया। और स्पेशल बात यहाँ पर क्या थी, जो आयनिक कंपाउंड थे ना आपके, उनको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वो बॉन्ड कैसे बनता है, कब टूटता है, किन कंडीशंस में कैसे उसकी एनर्जी फ्लो होती है, कैसे करंट का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जितना भी आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। पहले पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में जो आज की वीडियो थी, इसमें हम लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक बार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आपको लगता है कि अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह हम लोगों को मिलता रहेगा तो हम लोगों का भी एक मोटिवेशन बना रहता है। आप लोगों के लिए हम लोग लगे रहेंगे पूरी मेहनत के साथ, और आप भी उसी मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए, अच्छे रिजल्ट लाइए और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन बना लीजिए, ताकि कोई भी हिला भी ना पाए। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में आप लोगों को। आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, साथ में मैं भी आप लोगों के मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए जितना कुछ हो सकेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप टेंशन मत लो, बस आप पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।